एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में जीआईसी लेक्चरर जिसमें 40 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के आने हैं उसी से रिलेटेड हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंप्लीट वॉच करिए, जिससे आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना किस देश से ली गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत में समवर्ती सूची के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा का भी कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा अगर पूछे तो वह भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया जो हमारे संविधान में जो भिन्न भिन्न या अलग अलग देशों के से लिया गया जो भी कंटेंट है उसको एक बार देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनराविलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, ये सारे कंटेंट कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, जिसमें मौलिक अधिकार ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनराविलोकन ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है। वहीं ब्रिटेन के संविधान से संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से, तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। वहीं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भी ये भी आयरलैंड के से, यानी नीति निर्देशक सिद्धांत एवं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, ये दोनों ही जो कंटेंट हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान के संविधान से लिया गया है। तथा आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियां जो दी गई हैं ये किस देश के संविधान से ली गई हैं? तो ये जर्मनी के संविधान से। वहीं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से या फिर समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो वह है ऑस्ट्रेलिया से। वहीं केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, यह भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। यानी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से 3 बातें याद करनी कि प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान तथा केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध एवं शक्तियों का विभाजन, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। बात करते हैं कनाडा के संविधान से, तो कनाडा के संविधान से संघात्मक विशेषताएं व अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। भारत में है कि अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र के पास रहेंगी। अवशिष्ट शक्तियां कौन सी हम मान लेते हैं? जैसे साइबर क्राइम हुआ या फिर अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान, ये सारे जो हैं अवशिष्ट शक्तियां वो होती हैं जो ना तो केंद्र के पास रहती है और ना ही राज्य के पास रहती हैं और ना ही समवर्ती सूची में रहती हैं। मतलब उनका डिवाइडेशन नहीं होता है कि वो किसके पार्ट में है, तो वो ऐसी शक्तियों को अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। और भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास रहती हैं? केंद्र के पास। और यह व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। वहीं बात करें संविधान संशोधन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है या दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तथा रूस के द्वारा मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, जो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में कंफ्यूज नहीं होना, मौलिक अधिकार ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। वहीं मौलिक कर्तव्य ये किसके संविधान से? ये रसिया के संविधान से लिया गया है। बात करें नीति निर्देशक तत्व, तो ये आयरलैंड के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन नंबर ए 9 अनुसूचियां, ऑप्शन नंबर बी है 12 अनुसूचियां, ऑप्शन नंबर सी है 10 अनुसूचियां एंड ऑप्शन नंबर डी है 11 अनुसूची। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुल 12 अनुसूची। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं। इनमें पहले अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? तो पहली अनुसूची में राज्यों व संघ शासित प्रदेशों की सूची का वर्णन किया गया है। वहीं दूसरी अनुसूची में
विशेष शक्तियों राष्ट्रपति, राज्य गवर्नर या जो राज्यपाल होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के मतलब इनसे संबंधित जो वेतन विवरण हैं, मतलब जो विशेष शक्तियां जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल और क्या है लोकसभा के स्पीकर वगैरह हो गए, सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हो गए, उनके वेतन वगैरह से संबंधित इसमें अनुसूची 2 में बातें बताई गई हैं। बात करते हैं अनुसूची 3। तो अनुसूची 3 में जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन दोनों को छोड़कर सभी अधिकारों के शपथ और वादे हैं। बात करते हैं, अगर बोलें कि जो संवैधानिक जितने भी पद हैं उनके शपथ एवं वादे की बात किस अनुसूची में की गई है, तो वो 3री अनुसूची में की गई है। लेकिन एक्सेप्शन के रूप में इसमें कौन से हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। जो 4थी अनुसूची है उसमें राज्य परिषद या फिर राज्यसभा में सीटों का आवंटन, इसका वर्णन किया गया है। तथा 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान किया गया है। बात करें अगर 6ठी अनुसूची में, तो 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान किया है। आई थिंक ये वाला गलत है, क्योंकि जो 6ठी अनुसूची है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये 4 ही जो ऐसे जनजातीय क्षेत्र हैं जहाँ के प्रशासन की व्यवस्था की गई। अगर कोई पूछे कि 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में क्या बेसिक डिफरेंट क्या है, तो जो 5वीं अनुसूची है वो सभी जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात करता है, लेकिन जो 6ठी अनुसूची है वो स्पेशली 4 स्टेट हैं, असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम। ये 4 स्टेट हैं जहाँ के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान इन 6ठी अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट है 7वीं अनुसूची। इसमें संघ यानी केंद्र सरकार तथा राज्य की जिम्मेदारियों की समवर्ती सूची, मतलब इसमें जो 7वीं अनुसूची है उसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है 3 पार्ट में, एक संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। जो शक्तियों को 3 सूची में डिवाइड किया गया है और भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं उसको केंद्र के पास रखा गया है। और ये कहाँ से लिया गया है, तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है कि अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र के पास रहेंगी। बात करें 8वीं अनुसूची की, तो इसमें भारत की आधिकारिक भाषाएं, 8वीं अनुसूची में भारत की आधिकारिक भाषाओं का जो है उल्लेख किया गया है। वहीं 9वीं अनुसूची जो है ये भूमि कार्यकाल, भूमि कर, रेलवे उद्योग से संबंधित कार्य और आदेश शामिल है। और 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में मूल रूप से केवल 8 ही अनुसूची थी, लेकिन 9वीं अनुसूची को 1951 में मतलब पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा अनुसूची 9वीं जोड़ी गई, जो कि भूमि कार्यकाल, भूमि कर, रेलवे उद्योग आदि से ये संबंधित है। वहीं 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची में संसद सदस्यों और राज्य विधान मंडलों के सदस्यों के लिए विरोधी दोष प्रावधान किया गया है। इसको ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो ये दल बदल से संबंधित है। ऐसे 10 से 10 से दल बदल से संबंधित है। दल बदल से संबंधित जो भी प्रावधान है उससे 10वीं अनुसूची में उसका वर्णन किया गया है। अगर बात करें 11वीं अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के प्रावधान या पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान ये 11वीं अनुसूची में किया गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा प्रावधान किया गया और इसका कौन सी अनुसूची जोड़ा गया, तो अनुसूची 11। वहीं अनुसूची 12 इसमें नगर निगम के प्रावधान को शामिल किया गया है तथा इसको 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 के द्वारा जो नगर निगम है उनको संवैधानिक प्रावधान या संवैधानिक अधिकार दिया गया है। ये 12 अनुसूची जो है एक बार आप लोग देख लीजिएगा, इसमें 12 के 12 अनुसूची आपको क्लियर हो जाएंगे। तो जिससे भी कोई भी क्वेश्चन या अनुसूची से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आप इसका राइट आंसर दे सकेंगे। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी मत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है, यानी जो 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची इन 3 सूचियों का वर्णन किया गया है तथा क्या पूछा है कि समवर्ती सूची में कौन सा, इन जो उपरोक्त निम्नलिखित में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो समवर्ती सूची का भाग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ये जो है समवर्ती सूची का भाग है। समवर्ती सूची को तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि समवर्ती सूची ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। बात करें समवर्ती सूची तो इसमें जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन के साथ साथ और क्या शामिल किया गया है, शिक्षा, वन, मजदूर संघ, सामानों में मिलावट, आर्थिक नियोजन,
आपराधिक मामले, विद्युत, दंड प्रक्रिया, विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना, ये सारे जो हैं वो समवर्ती सूची के विषय हैं। बात की जाए केंद्र सूची के विषय अगर पूछे तो केंद्र सूची के जो इम्पोर्टेंट विषय हैं वो है रक्षा, वैदेशिक मामले, रेलवे, बैंकिंग, वायुसेना, प्रतिरक्षा, शेयर बाजार और डाकघर, बचत बैंक, ये सारे जो है केंद्र सूची के विषय हैं। वहीं बात करें अगर राज्य सूची के तो जो राज्य सूची के इम्पोर्टेंट विषय हैं वो कौन कौन से हैं? कृषि, पुलिस, जेल खाना, शराब, जन स्वास्थ्य, गैस, पंचायती राज व्यवस्था, रेलवे पुलिस और रेलवे पुलिस तथा भूमि सुधार। जो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो रेलवे है वो केंद्र का विषय है, रेलवे या केंद्र का विषय है, लेकिन रेलवे पुलिस ये राज्य सूची का विषय है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है बैंकिंग, ऑप्शन नंबर बी है बीमा, ऑप्शन नंबर सी है जनगणना एंड ऑप्शन नंबर डी है गैस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गैस। गैस ये समवर्ती सूची का नहीं बल्कि राज्य सूची का विषय है। वहीं बैंकिंग, बीमा, जनगणना, इसके साथ साथ रक्षा, वैदेशिक मामले, रेलवे, वायुसेना, प्रतिरक्षा, शेयर बाजार तथा डाकघर, ये सारे जो हैं ये केंद्र सूची से संबंधित हैं। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया, तो समाजवादी शब्द उद्देशिका में कब जोड़ा गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। कौन कौन सा शब्द? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा। अभी तक प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश ने किस अवधि में या किस अवधि तक शासन किया था? गुप्त वंश ने ... अवधि में शासन किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 319 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। बात करें अगर गुप्त वंश की स्थापना, तो गुप्त वंश की स्थापना 275 ईस्वी में किया गया था तथा इसका शासनकाल जो है 275 से लेकर 550 ईस्वी तक चलता है। इस वंश की स्थापना 275 ईस्वी में श्री गुप्त के द्वारा की जाती है। कभी कभी पूछते हैं कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, तो श्री गुप्त के द्वारा 275 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की जाती है, जिसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र घटोत्कच होता है। जो गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक अगर बात करें तो वो चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासन काल था वो 319 से लेकर 335 ईस्वी तक है। कब तक? चंद्रगुप्त प्रथम जो गुप्त वंश का प्रथम सबसे शक्तिशाली शासक है, वो उसका टाइम पीरियड 319 से लेकर 335 ईस्वी तक है। यह जो है गुप्त वंश का वास्तविक, चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है तथा इसी के द्वारा महाराजाधिराज की उपाधि धारण की जाती है। पहला राजा है गुप्त वंश का जो महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता है। गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए थे। वहीं बात की जाए जो वायुपुराण है, वायुपुराण, इसमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है तथा गुप्त वंश की जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी? वो संस्कृत थी। गुप्त वंश की राजकीय भाषा ये संस्कृत थी तथा दशमलव प्रणाली, मंदिरों के निर्माण का कार्य तथा बाल विवाह की प्रथा ये संभवतः गुप्त काल से ही प्रारंभ हुए थे। कौन कौन से? दशमलव प्रणाली, मंदिरों के निर्माण का कार्य तथा बाल विवाह की प्रथा ये गुप्त काल से ही संभवतः स्टार्ट हुए थे। तथा गुप्तकालीन जो स्वर्ण मुद्रा थी उसको क्या कहते थे? दिनार कहते थे। तथा गुप्तकालीन जो चांदी की मुद्रा थी उसे क्या, या रजत मुद्रा थी उसे क्या कहते थे? रूप्यक या फिर रुपया नाम से जाना जाता था। पंचतंत्र की रचना ये भी गुप्त काल में हुआ था। पंचतंत्र की रचना किस काल में हुआ था पूछता है, तो पंचतंत्र की रचना ये गुप्त काल में तथा इसी काल में ब्राह्मणों को कर रहित भूमि दान देने की बात की जाती है। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक दान गुप्त शासकों के द्वारा ही दिया जाता है। उपज का 1/6 भाग, उपज का 1/6 या फिर उपज का 6 भाग ये राजस्व के रूप में लिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितनी बार पूछा है कि गुप्त वंश में जो कर थे वो उपज का कितना भाग वसूल किया जाता था, तो उपज का 6 भाग जो है राजस्व के फॉर्म में लिया जाता था।
गुप्त राजवंश अपने साम्राज्यवाद के लिए क्या थे, वो प्रसिद्ध थे। आर्यभट्ट एवं वराहमिहिर का संबंध ये इनका भी किससे है, गुप्त काल से ही है। नगरों का क्रमिक पतन एक गुप्त काल की प्रमुख विशेषता है तथा गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को यानी गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो ये गुप्त भारत को जो है प्राचीन युग का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पे क्या हुआ था, कला एवं स्थापत्य कला जो है वो, कला एवं साहित्य जो है वो अपने चरमोत्कर्ष पर थी। स्त्री और शूद्र ये प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे, वहीं जो उच्च वर्ग के लोग होते थे वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। गुप्त काल में जो विदक भागम है, ये भी बहुत बार पूछा है, विदक भागम ये सिंचाई कर होता था, वहीं उद्रंग ये भूमि कर होता था। गुप्त काल में विदक भागम ये एक सिंचाई कर होता, वहीं उद्रंग ये भूमि कर होता था। चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त को। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। और जो गुप्त साम्राज्य है पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में मालवा तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद पर्वत तक फैला हुआ था। प्रयाग प्रशस्त अभिलेख से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त एक महान कवि एवं संगीतज्ञ थे। तो इससे यह भी ज्ञात हो जाता है कि जो प्रयाग प्रशस्ति है वो किससे संबंधित है, किस शासक से संबंधित है, तो यह समुद्रगुप्त से संबंधित है। समुद्रगुप्त ने यशोमेघ यज्ञ किए एवं उसके बाद इसने पृथव्या प्रथम वीर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथव्या प्रथम वीर की उपाधि किसकी है, तो समुद्रगुप्त की है। जो उसने जब अश्वमेघ यज्ञ किए तो उसके बाद उन्होंने पृथव्या प्रथम वीर नामक उपाधि धारण की थी। वहीं बात करें अगर परक्रमांक की, तो परक्रमांक नामक उपाधि ये भी समुद्रगुप्त की है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शक विजेता किसे जाना जाता है, या शक विजेता के रूप में किस शासक को जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता के रूप में जाना जाता है। यह समुद्रगुप्त का पुत्र था, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय यह समुद्रगुप्त का पुत्र था, जिसे विक्रमादित्य व देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इनको शक विजेता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसने पश्चिम भारत के अंतिम जो शक राजा थे रुद्रसिंह तृतीय, अंतिम शक शासक रुद्रसिंह तृतीय को पराजित कर पश्चिमी भारत में शक सत्ता का उन्मूलन किया था। इसके बाद इसने सकार की उपाधि धारण की थी। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा सकार की उपाधि कब धारण की जाती है, तो जब शकों को पराजित कर देते हैं तो उसी उपलक्ष्य में ये सकार की जो है उपाधि धारण करते हैं तथा इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलवाते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम विक्रमादित्य द्वारा या चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। कौन सी? परम भागवत की, कंफ्यूज नहीं होना है। विक्रमादित्य, देवगुप्त व परम भागवत की उपाधि ये सब किसके द्वारा एक्सेप्ट किया गया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ये धारण किया गया है। वहीं इसकी जानकारी किसे परम भागवत की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय धारण करता है, इस बात की जानकारी मेहरौली लेख से मिलता है। किससे? मेहरौली लेख से मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र, वहीं इसकी दूसरी राजधानी का क्या थी? उज्जैनी थी। प्रसिद्ध कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे जिसे नवरत्नों का प्रधान कहा जाता है। अगर पूछे अकबर के अलावा जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत में जो है कौन से शासक थे जिनके पास नवरत्नों का प्रावधान था, तो वो यही है, चंद्रगुप्त द्वितीय हैं जिनके पास नवरत्न थे। उसमें से कालिदास क्या थे? वो प्रमुख थे। बात करें धन्वंतरी, तो धन्वंतरी यह एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। आयुर्वेद के वैद्य इन्हें चिकित्सा का भगवान मानते हैं। अन्य रत्नों में जो है अमर सिंह, शंकु, छपड़क जो कि ज्योतिष से संबंधित है, बेताल भट्ट, वराहमिहिर, घटपर्णक तथा वारुच ये प्रमुख थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो चीनी यात्री जो फाहयान वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही भारत आया था। मेहरौली जो है स्थित लौह स्तंभ को जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था।
वहीं चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था, इसका पुत्र कुमारगुप्त था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र कुमारगुप्त था। यह मतलब बहुत योग्य शासक नहीं था। इसके द्वारा जो इम्पोर्टेंट कार्य क्या था, सबसे पहले इन्होंने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी, महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी, तथा नालंदा विश्वविद्यालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर कुमारगुप्त के बारे में कोई क्वेश्चन बनता है तो ज़्यादातर इसी क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक के द्वारा बनवाया गया था, तो वह कुमारगुप्त शासक कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। वहीं नालंदा विश्वविद्यालय को 1193 ईस्वी में किसके द्वारा, बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हुड़ों ने भारत पर आक्रमण किया था, तो किसके शासनकाल में हुड़ों के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त के शासनकाल में। हुड़ों का पहला आक्रमण 455 ईस्वी में हुआ था, स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था, यानी हुड़ों का पहला आक्रमण 455 ईस्वी में स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। स्कंदगुप्त के हाथों से बुरी तरह परास्त हुए तथा इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को अपने शासनकाल में हराया था, और अगर पूछे कि इसकी जानकारी किस लेख से मिलती है तो भीतरी स्तंभ लेख से। कहाँ से? भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है, जो कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। और इनके द्वारा स्कंदगुप्त के द्वारा क्रमादित्य की उपाधि धारण की जाती है, क्रमादित्य की उपाधि धारण की जाती है। तथा गुप्त वंश का बात करें अंतिम शासक, तो वो कौन था? विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महर्षि कपिल। महर्षि कपिल ये सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं। सांख्य दर्शन ये पुनर्जन्म को स्वीकार करता है तथा आत्मज्ञान को ही मोक्ष का एकमात्र साधन मानता है। अब इस वीडियो में मतलब इस क्वेश्चन के साथ जितने भी इम्पॉर्टेंट दर्शन हैं उनको देख लेते हैं तथा उनके प्रणेता कौन है। सांख्य दर्शन की बात हो ही गई कि सांख्य दर्शन के प्रणेता ये कौन है? महर्षि कपिल हैं। वहीं योग दर्शन के प्रणेता ये पतंजलि हैं। न्याय दर्शन के प्रणेता जो है गौतमी हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कणाद हैं। पूर्व मीमांसा दर्शन के जो प्रणेता हैं वो जैमिनी हैं। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रणेता वादरायण हैं। लोकायत दर्शन के जो प्रणेता हैं वो चारवाक हैं। चारवाक वही है, जब तक जियो क्या है, घी पियो चाहे उधार ही लेना पड़े, इस टाइप का जो भी वाक्य है वो चारवाक से संबंधित है। और चारवाक जो है ये लोकायत दर्शन के क्या है? प्रणेता हैं। वहीं इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं कि अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या द्वैताद्वैतवाद ये किससे संबंधित है? तो जो अद्वैतवाद हैं, अद्वैतवाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके प्रणेता शंकराचार्य हैं। वहीं अगर पूछे द्वैतवाद तो इसके प्रणेता जो है माधवाचार्य हैं। विशिष्टाद्वैतवाद इसके प्रणेता जो है रामानुजाचार्य हैं तथा द्वैताद्वैतवाद इसके प्रणेता निम्बार्काचार्य हैं। वहीं अगर पूछे शुद्ध द्वैतवाद तो इसके विष्णु स्वामी, इसके प्रणेता कौन है? विष्णु स्वामी। कई बार क्वेश्चन में इसको भी पूछे नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक जो है वो गंगेश हैं। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। राजा प्रभाकर वर्धन ने महाराज के स्थान पर परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। जो हर्ष या वर्धन वंश हैं इसके संस्थापक कौन हैं? ये प्रभाकर वर्धन हैं। प्रभाकर वर्धन को 3 बच्चे हुए थे। इनके सबसे बड़े पुत्र का नाम राज्यवर्धन था और छोटे पुत्र का नाम हर्षवर्धन था तथा इनकी पुत्री का नाम राज्यश्री था। तो जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उनका जो बड़ा बेटा यानी राज्यवर्धन था वो गद्दी पर बैठता है, लेकिन मालवा नरेश देवगुप्त और गौड़ नरेश शशांक ये इनकी दुर्लभ संधि के चलते ये जो राज्यवर्धन है उनको मार दिया गया तथा 606 ईस्वी में हर्षवर्धन जो है गद्दी पर बैठता है और इसका शासनकाल 606 से लेकर 647 ईस्वी तक रहता है। 606 से लेकर 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन के द्वारा शासन किया जाता है। हर्षवर्धन ने
पंजाब राज्य को छोड़कर शेष समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया। यह एक महान शासक था, लेकिन कहा जाता है कि हर्ष को बादामी के चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होना पड़ा। इसकी जानकारी जो है ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। और इसकी जो राजधानी थी या हर्षवर्धन के द्वारा जो अपनी राजधानी है वो थानेश्वर से कहाँ स्थापित की गई? थानेश्वर से लाके कन्नौज में स्थापित की गई। इसके पहले जो वर्धन वंश की राजधानी थी वो थानेश्वर थी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्वेनसांग की भारत यात्रा में या ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के लिए उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मथुरा। कौन सा था? मथुरा था। मथुरा या सूती वस्त्रों के लिए जो है सबसे ज़्यादा फेमस था। अगर वहीं वाराणसी पूछे तो यह रेशमी वस्त्रों के लिए सबसे अधिक फेमस उस टाइम वाराणसी था। और रेशम को कौशेय नामक शब्द से कौशेय इस शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया जाता था। गुप्तोत्तर युग के व्यापार का जो केंद्र था उज्जैन से हटकर क्या हो गया? कन्नौज हो गया। इसके पहले जो है उज्जैन व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, लेकिन गुप्तोत्तर युग में क्या हुआ? कन्नौज अपने यह स्थान ले लिया। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों में से कौन 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है, उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। ऑप्शन नंबर बी है, उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई। ऑप्शन नंबर सी है, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। एंड ऑप्शन नंबर डी है, उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम नहीं दिया है। और बाकी जितने 3 सुमेलित हैं मतलब वो 4 धाम की स्थापना करते हैं, बौद्ध जैन धर्मों का जो है विस्तार जो है उसको रोक लगाते हैं तथा वेदांत दर्शन का जो है या वेदांत का प्रसार करते हैं। जो शंकराचार्य हैं, संत शंकराचार्य, इनका जन्म केरल में हुआ था। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा है कि ये किस दर्शन के जो है प्रणेता थे, तो ये अद्वैतवाद के शंकराचार्य जो हैं वो अद्वैतवाद के जो है संस्थापक माने जाते हैं। शंकराचार्य के द्वारा जो 4 मठ स्थापित किए गए थे वो कौन कौन से हैं? तो श्रृंगेरी मठ ये कर्नाटक में है, और ज्योतिर्मठ ये उत्तराखंड में है, द्वारिका मठ ये गुजरात में स्थित है तथा पुरी का मठ ये कहाँ पे? उड़ीसा में स्थित है। तो ये शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए गए 4 मठ या 4 धाम हैं। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में किस शासकों का सहयोग दिया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंदेल शासक। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित और इसका जो निर्माण का कार्यकाल है वो 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के बीच यह स्थापित किया गया। यह जो चंदेल वंश के शासक थे उन्हीं के द्वारा जो है खजुराहो मंदिर की स्थापना की गई। जो खजुराहो मंदिर या फिर चंदेल शासक सबसे ज़्यादा अगर किसी बात के लिए जाने जाते हैं तो वो खजुराहो मंदिर की स्थापना के लिए ही जाने जाते हैं। चंदेल वंश की स्थापना अगर पूछे किस शासक के द्वारा किया गया था तो नन्नुक के द्वारा। किसके द्वारा? नन्नुक के द्वारा चंदेल वंश की स्थापना की गई थी। खजुराहो का जो मंदिर है वो हिंदू धर्म व जैन धर्म से संबंधित है। कदारिया महादेव मंदिर यह खजुराहो में स्थित है तथा मांगतेश्वर मंदिर यह भी खजुराहो में स्थित है जो कि शिव को समर्पित है। 64 योगिनी तथा चित्रगुप्त मंदिर यह भी खजुराहो में स्थित है। जो खजुराहो की मंदिर निर्माण की जो शैली है वो कौन सी है? वो नागर शैली है। नागर शैली का प्रयोग किया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो कहाँ पर भंडारित रहता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यकृत में। यकृत में जो है यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका यकृत में ही पित्त का निर्माण होता है। यकृत का जो प्रमुख कार्य है वो रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके संचित रखता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी यकृत में। इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको भी एक बार देख लेते हैं।
ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का संबंध किससे है। तो जो माँ और बच्चे के बीच जो लगाव रहता है वो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स के ही द्वारा होता है, या फिर इसी हार्मोन्स के चलते जो है दोनों के बीच जो रिलेशन है वो उत्तेजित होता है। वह गाय व भैंस को जब दूध उतारने के लिए किस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इस हार्मोन्स को जो है प्रेम का हार्मोन्स यानी ऑक्सीटोसिन हार्मोन को प्रेम का हार्मोन भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि के द्वारा ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स का स्रावण किया जाता है। पीयूष ग्रंथि शरीर की मास्टर ग्रंथि कही जाती है क्योंकि यह शरीर के समस्त अंतःस्रावी ग्रंथियों का संचालन करती है। मात्र एक पैराथायराइड ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र होकर कार्य करती है। मतलब जो पीयूष ग्रंथि है वो मास्टर ग्रंथि है क्योंकि इससे जो है अंतःस्रावी जो अंतःस्रावी क्या है ग्रंथियां हैं उनका संचालन किया जाता है। लेकिन मात्र एक ऐसी ग्रंथि है, कौन सा, पैराथायराइड मात्र एक ऐसी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि से जो है वो स्वतंत्र होकर कार्य करती है। थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आयोडीन एक आवश्यक कंपोनेंट है और शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा घेंघा रोग हो जाता है, घेंघा रोग, जिसे ग्वाइटर नामक रोग के नाम से भी जाना जाता है। वहीं मानव शरीर की अगर पूछे मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी जो ग्लैंड है वो कौन सा है, तो थायराइड है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि ये थायराइड है। वहीं सबसे छोटी अगर पूछे तो सबसे छोटी पीयूष ग्रंथि है जिसे पिट्यूटरी ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है या पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब चींटियां काटती हैं तो वे अंतःक्षेपण करती हैं, अंतःक्षेपित करती हैं। वो क्या अंतःक्षेपित करती हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक अम्ल। जब चींटियां काटती हैं तो वो फॉर्मिक एसिड नामक जो एसिड है उसको रिलीज करती हैं। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंथोफोबिया निम्न का डर है। ऑप्शन नंबर ए है अधिकारी का, ऑप्शन नंबर बी है अग्नि का, ऑप्शन नंबर सी है पुष्पों का एंड ऑप्शन नंबर डी है कुत्तों का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुष्पों का। जो एंथोफोबिया है वो पुष्पों के डर से संबंधित है, यानी जो लोग फूल से डरते हैं उस रोग को क्या कहता है, एंथोफोबिया जो है, फोबिया मतलब डर होता है, किसी चीज़ से डर मतलब वो फोबिया रहता है। पानी से डरने की प्रक्रिया को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। क्या? हाइड्रोफोबिया, ये पानी से डरने की प्रक्रिया को कहा जाता है। जो हाइड्रोफोबिया जो है वो रेबीज का पुराना नाम है। रेबीज का विषाणु जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, यानी हाइड्रोफोबिया, इससे पानी से लोग डरते हैं। और ये किससे होता है? ये रेबीज नामक वायरस के कारण होता है। और ये किस जो बॉडी के किस पार्ट को इफेक्ट करता है? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एमआरआई निम्न में से क्या है, या एमआरआई का जो पूरा नाम है वो क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई का पूरा नाम या विस्तारित रूप जो है वो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। इसमें चुंबकीय एवं रेडियो तरंगों का प्रयोग कर शरीर के भीतरी अंगों का विस्तृत तस्वीर ली जाती है। यानी एमआरआई का प्रयोग क्या होता है? बॉडी के जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है उसकी फ़ोटो लेने के लिए एमआरआई का जो है इस्तेमाल किया जाता है। वहीं जो क्वेश्चन में पूछते हैं कि बीएमडी परीक्षण से मतलब किससे संबंधित है? बोन मिनरल डेंसिटी। बीएमडी का पूरा नाम बोन्स मिनरल डेंसिटी है। इससे जो है ऑस्टियोपोरोसिस नामक हड्डी के रोग की पहचान की जाती है। यानी बीएमडी किससे संबंधित है? हड्डी के रोग से संबंधित है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैडमियम के। कैडमियम के कारण जो है ये इटाई रोग हो जाता है। वहीं अगर पारा पूछे तो इसकी पारा की अधिकता के कारण मिनीमाटा रोग। कौन सा? मिनीमाटा रोग, ये पारा की अधिकता के कारण होता है। बात करें फेनिलकीटोन्यूरिया रोग, ये मनुष्य का मस्तिष्क क्षतिग्रस्त कर देता है। तथा डिप्थीरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टिटनेस से बचाव के लिए नवजात शिशु को डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है। किसके लिए? डिप्थीरिया, काली खांसी व टिटनेस के लिए डीपीटी वैक्सीन का या डीपीटी नामक वैक्सीन दिया जाता है। डीपीटी को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात की जीवाणुओं से या बैक्टीरिया से होने वाले जो बीमारी है वो कौन का? टीबी, प्लेग व निमोनिया। ये तीन चीज याद किए रहना कि टीबी,
प्लेग व निमोनिया, ये जो है वो किससे होता है, ये तीनों ये बैक्टीरिया के कारण होने वाले जो है डिजीजेस हैं। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रक्त कैंसर यानी ल्यूकीमिया बीमारी के रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है, तो वो कौन सा है? इसका राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस 32। कौन सा होगा? फास्फोरस 32 या ल्यूकीमिया यानी रक्त कैंसर की बीमारी के रोकथाम के लिए इस जो रेडियो समस्थानिक है इसका प्रयोग यानी फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। वहीं बात की जाए जो है कोबाल्ट 60, तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग एक कैंसर के उपचार से संबंधित है, तथा सोडियम कोबाल्ट जो है 60 ये कैंसर से संबंधित है। सोडियम 24 ये किससे संबंधित है? तो ये रक्त से संबंधित है या रक्त व्युत्क्रम से संबंधित है। तथा आयोडीन 131 का संबंध थायराइड ग्रंथि की सक्रिय से है, तथा इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? गॉइटर यानी घेघा नामक रोग हो जाता है। वहीं आर्सेनिक 74 का प्रयोग ट्यूमर की पहचान के लिए किया जाता है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, पोलियो का वायरस शरीर में किसके द्वारा प्रवेश करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूषित भोजन तथा जल से। पोलियो एक संक्रामक रोग है जो कि पोलियोमाइसिस नामक विषाणु द्वारा होता है। यह नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। किसको? ये पोलियो जो है वो नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। अगर बात की जाए पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो जोन्स साल के द्वारा। पोलियो के टीके की खोज जोन्स साल के द्वारा की गई थी। जो इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट है थोड़ा देख लेते हैं। एथलीट फूट जो है, अगर पूछता है क्वेश्चन में एथलीट फूट किससे होता है, तो ये फंगस इन्फेक्शन है। एथलीट फूट एक फंगस इंजेक्शन है या इन्फेक्शन है। और कई बार क्वेश्चन में पूछता है ईईजी का संबंध किससे है, तो ईईजी का पूरा नाम है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ और यह मस्तिष्क से संबंधित। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ ये जो है मस्तिष्क से संबंधित है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि? खुजलाने से खाज मिटती है, तो इसका रीजन क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त होती हैं जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिन रसायनों का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देती हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोस्मिया कहते हैं, एनोस्मिया किसको कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घ्राण संवेदना की कमी को। घ्राण मतलब जो सूंघने की संवेदना है उसकी कमी को एनोस्मिया कहते हैं। इसके चलते मनुष्य के सूंघने की जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है। वहीं डाउन सिंड्रोम ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। डाउन सिंड्रोम यह एक आनुवंशिक विकार है जो कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। इसमें जो 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र है उसमें 2 के बजाय 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। हेपेटाइटिस बी ये वायरस जनित रोग है जिसमें लीवर में सूजन एवं जलन पैदा हो जाती है। बैक्टीरिया से हमने बताया है कि बैक्टीरिया से क्या होता है, टीबी जो है वो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है, तो स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी किससे होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से होती है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं पर पाए जाने वाले 2 प्रमुख कवक रोग हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काला कीट एवं स्मट। ये गेहूं पर पाए जाने वाले 2 प्रमुख रोग हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं, तो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? इस क्वेश्चन का जो पिछला वीडियो था इस क्वेश्चन को एज ए क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया था जिसका ज़्यादातर स्टूडेंट के द्वारा राइट आंसर दिया गया। तो चलिए जान लेते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूल रूप से अगर पूछे कितनी थी तो मूल रूप से 8 अनुसूची थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूचियां हैं। इसका जो है पूरा कंप्लीट क्या है डेरिवेशन हमने जो इसका फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था उसमें देख लिया है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ऑप्शन नंबर ए है भारत के सभी न्यायालयों को, ऑप्शन नंबर बी है संसद को, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति को एंड ऑप्शन नंबर डी है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। जैसा कि आपको पता है कि जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो आप लोग उसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। फ्रेंड, अगर आपको हमारा क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।